Good morning, everyone. First of all, myself अभिषेक भारद्वाज. मैं आपको कोशिश करूंगा एक बेहतर अकाउंटेंसी पढ़ाने का. हम लोग आप जान भी रहे होंगे, मैं और शिव बहुत दिनों से साथ में पढ़ा रहे हैं. कुछ बेहतर अपने सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश है. हम लोग आगे अगर प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे. चैप्टर 7. क्या नाम चैप्टर 7 का बताओ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. क्या है बताओ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमारा चैप्टर है. सबसे पहले ना हमारे पास दो बात होता है. पहला आपका क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. और दूसरा आपका क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दो बात आपको दिख रहा होगा. एक आपको क्या दिख रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दूसरा आपका क्या कहता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मतलब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन. क्या नाम बताओ? रिकंस्टिट्यूशन. रिकंस्टिट्यूशन किसका? बिजनेस का. मतलब ये बिजनेस आज है, इसमें दो पार्टनर है. पार्टनर मान लो ए है, दूसरा पार्टनर है मान लो बी. ये दोनों 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है. अचानक या तो सी का एडमिशन हो जाता है 1/3 शेयर के लिए, या फिर बी रिटायर कर जाता है, या फिर ये देखो प्रभु का हाथ है, भगवान जी का हाथ है. भगवान जी से बुला लेता है, आजा बेटा तुम्हारा काम हमारे पास है. मतलब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है. तो इस हिसाब से ए और बी पार्टनर था. ये दोनों ने क्या करा? चेंज करा प्रॉफिट शेयर को. प्रॉफिट लोग अपना चेंज करते हैं. पहले 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. अब डिसाइड करते कि चलो हम लोग 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. या फिर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, कोई पुराना पार्टनर डेथ कर जाए या रिटायर कर जाए. यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है. मतलब एग्रीमेंट सिर्फ खत्म होता है, एग्रीमेंट टूटता है, बाद बाकी सब कुछ का फॉर्मेट सेम होता है, बिजनेस वैसे ही चलता रहता है. इसको आप क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या होता है? क्लोजर ऑफ बिजनेस. सॉरी, क्लोजर ऑफ फर्म. या फिर हम लोग कह सकते हैं बिजनेस. अब हमें धंधा करना ही नहीं है, अब हमें बिजनेस बंद करना है. तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्लोजर ऑफ फर्म, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पहले के 3-4 चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है. आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा, न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा, और साथ साथ डेथ ऑफ पार्टनर भी पढ़ा है. ये हमें आता है. हमें अब क्या सीखना है बताओ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सीखना है. अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो नॉर्मली फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है 3 स्टेज पे हो सकता है.
कितने स्टेज पे हो सकते हैं? 3 स्टेज पे। पहला, एक पार्टनर ए था, दूसरा पार्टनर बी था, दोनों खुशी खुशी, कैसे? खुशी खुशी अपना फर्म को क्लोज करता है, जिसको आप क्या कहते हैं बताओ? हैप्पी और हैप्पी डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं बताओ? हैप्पी हैप्पी डिसोल्यूशन। दोनों जब आपस में अपना बिजनेस को खुशी खुशी बंद करता है, उसको हैप्पी हैप्पी डिसोल्यूशन कहते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? पार्टनर ए है, दूसरा आपका पार्टनर बी है, ये दोनों दुखी से, मन तो नहीं कर रहा था बट दुख से हम अपना धंधा बंद करते हैं, इसको आप क्या कहते हैं बताओ? सैड डिसोल्यूशन कहते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या है? एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है, ये दोनों, एक तो खुश था और एक दुखी था, इसको आप कौन सा डिसोल्यूशन कहते हैं? हैप्पी सैड डिसोल्यूशन कहते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको चीजें देखनी। अगर आप अपना खुशी खुशी अपना बिजनेस को बंद करते हैं, अपने मन से बिजनेस को बंद करते हैं, इसको आप कौन सा डिसोल्यूशन कहते हैं? हैप्पी हैप्पी डिसोल्यूशन कहते हैं। दूसरा, अगर कोर्ट का कंपल्सन हो या फिर ऐसा कंपल्सरी हो कि आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो इसको आप कौन सा डिसोल्यूशन कहेंगे? सैड डिसोल्यूशन कहेंगे। और तीसरा कंडीशन कौन सा है? एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है, एक खुश है कि चलो मजा आ जाएगा बिजनेस बंद करके, और दूसरा बोलता है ना बाबा ना, अभी तो हम बिजनेस नहीं बंद कर, अभी तो हमें बिजनेस और चलाना था। तो यहाँ पे कौन सा डिसोल्यूशन होगा? हैप्पी और सैड डिसोल्यूशन होगा। तो आपके सिलेबस में क्या है सर? आपको सिर्फ केस 1 पढ़ना है। कौन सा केस पढ़ना है? हैप्पी हैप्पी डिसोल्यूशन ही पढ़ना है। आपको ये वाला डिसोल्यूशन आगे चल के, अगर आप कभी फ्यूचर में सीए वगैरह करते हैं या किसी तरह का प्रोफेशनल एग्जाम कोर्स में जाते हैं, तो वहां पे इन सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको लग रहा होगा डिसोल्यूशन यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, बट यहाँ से शुरू ही होता है। आपको सिर्फ एक यूनिट पढ़ना है डिसोल्यूशन का। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपको अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं हमें पढ़ना क्या है। पहला आपका कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा आपका कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आइदर बाय द चेंज इन पीएसआर, आइदर बाय द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आइदर बाय द रिटायरमेंट ऑफ द एक्जिस्टिंग पार्टनर। एंड कोई भगवान है, प्रभु किसी व्यक्ति को बुला ले, चल आजा तुम्हारा हमारे पास काम है, मतलब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, वहां पे क्या होता है? फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। दूसरा, इसी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को ही आप क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेम से पुकारते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट में क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने बिजनेस को, अपने फर्म को क्लोज करना है। जब आप अपने बिजनेस को या फर्म को क्लोज करेंगे, इसको आप कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 3 मोड में नॉर्मली होता है। पहला आपका कौन सा होता है? हैप्पी हैप्पी डिसोल्यूशन। दूसरा आपका कौन सा होता है? सैड डिसोल्यूशन। और तीसरा आपका कौन सा होता है? हैप्पी सैड डिसोल्यूशन। अगर यहां तक हो चुका तो नोट कर लेंगे आप फास्ट। हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला है बाय म्यूचुअल कंसेंट। सर स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, चलो ठीक है सुधार लेता हूं। देखो क्या होगा तुम्हारे चक्कर में। बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसमें क्या होता है सर? म्यूचुअल कंसेंट में हमारा बिजनेस चला रहा था, हमारा सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ठीक ठाक था और सब कुछ ठीक था, प्रॉफिटेबल का बिजनेस था, सब कुछ बेहतर चल रहा था। अब मन नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो पार्टनर, हमारे बीच के रिलेशन भी बहुत बढ़िया है, हम लोग बेहतर कर भी रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल भी है। अब मन नहीं है साथ में काम करने का, ठीक है ना?
जब हमारा मन नहीं होता और हम लोग अपने खुशी खुशी जब बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। यही आपके इन सिलेबस है। यही आपका क्या है बेटा बताओ? इन सिलेबस है डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्लियर ना? नेक्स्ट आपका कौन सा है? डिसोल्यूशन बाय विल। इसको आप कहते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। बताओ क्या है आपका? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसमें क्या होता है जरा समझिएगा ध्यान से आप। अगर कोई फर्म डिसोल्यूशन बाय विल है, डिसोल्यूशन ऑफ विल का मतलब क्या होता है? हम लोग पार्टनर तो बन गए हैं, आपस में बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, हमारे बीच में कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम कितने दिनों तक साथ काम करेंगे, हमारा कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है, कहीं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आने का तो पता है बट जाने का और क्लोजर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इस तरह के पार्टनरशिप फॉर्म को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। ठीक है ना? तो अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है तो इस तरह का फॉर्म का जो डिसोल्यूशन है बहुत इजी है, जिसमें कोई भी पार्टनर एक रिटन नोटिस अपने पार्टनर को दे देता है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। क्लियर ना? ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर से बताऊं, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एट विल में डिसोल्यूशन एक सिंगल पार्टनर भी अगर रिटन नोटिस दे देता है दूसरे पार्टनर को तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। अब एक बच्चे का प्रश्न आता है कि सर बिना मतलब एक सिंगल पार्टनर भी चाहेगा तो फर्म को डिसॉल्व कर लेगा और बाद बाकी पार्टनर चाहेगा तो वो अपना वो फिर बिजनेस चलाना चाहे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या सुनना ध्यान से। तुम्हारे हिसाब से 3 पार्टनर हैं, मैं ये तुम्हारे हिसाब से 3 पार्टनर है, ए बी और सी। तीनों पार्टनर मिलकर के ना पार्टनरशिप एट विल बनाता है। इसमें ए बोलता है कि अब हमें बिजनेस नहीं करना है, अब हमें हटना है, मतलब हमें फर्म को डिसॉल्व करना है। तो ए क्या करता है, एक रिटन नोटिस बी और सी को दे देता है, और चूंकि पार्टनरशिप एट विल है तो फर्म तो डिसॉल्व होना ही होना है, फर्म डिसॉल्व होगा ही होगा, कोई इसका सोल्यूशन नहीं। बट जैसे ही फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो बी और सी के पास एक ऑप्शन होता है, एक नया फर्म फिर से बना ले, इस फर्म का डिसोल्यूशन होगा ही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो पुराने फर्म में आप फिर से नए चीजों को या नए पार्टनरशिप पे आप नहीं आ सकते। ठीक है? अगर कोई बंदा रिटन नोटिस दिया मतलब फर्म का डिसोल्यूशन कंपलसरी है, और एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास ऑप्शंस होता है वो नया फर्म फिर से बना ले, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। आज समझ में आ गया इसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर कौन सा? कंपलसरी डिसोल्यूशन। कौन सा डिसोल्यूशन बताओ? कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसमें 2 बात है। पहला, अगर बिजनेस जिस चीज की आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस ही अनलॉफुल हो जाए, वो बिजनेस क्या हो जाए आपका? अनलॉफुल हो जाए, उस केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होगा। दूसरा आपका कौन सा होता है? पर्सन बिकम्स अनसाउंड माइंड। पर्सन क्या हो जाता है? अनसाउंड माइंड का हो जाता है, वो पागल हो चुका होता है। थर्ड आपका क्या होता है? परमानेंट डिसेबिलिटीज। तो ये सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? डिसोल्यूशन बाय नोटिस है, डिसोल्यूशन बाय कंसेंट, बाय म्यूचुअल कंसेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस है और कंपलसरी डिसोल्यूशन है। एक और है आपके पास, यहां तक नोट हो चुका है क्या? आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? पार्ट डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट है। एक और है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट कह देता है कि आपका फर्म का डिसोल्यूशन होना ही चाहिए, पार्टनर जो क्या बोलते हैं कि फर्म का क्या हो जाए, पार्टनर जो हो जाए वो इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्म हैवी लॉसेस में चले और कोर्ट को ऐसा फील हो कि फर्म का बंद कर देना ही ज्यादा बेहतर होगा, उस केस में कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो इतने सारे ऐसे पॉइंट्स पढ़ा आपने, देखा कि किस
किन चीजों के बारे में किस स्टडी करना है? रिजोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट है, रिजोल्यूशन बाय नोटिस है, कंपल्सरी रिजोल्यूशन है और रिजोल्यूशन बाय कोर्ट है। क्लियर ना? आपके सिलेबस में क्या है सर? तो हमारे सिलेबस में है सर रिजोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो डिसोल्यूशन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको बैलेंस शीट को जीरो करना है। क्या करना है बताओ? बैलेंस शीट को जीरो करना है, मतलब फर्म का जो बैलेंस शीट बना हुआ है इस बैलेंस शीट को आपको जीरो कर देंगे आप फर्म का डिसोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग रफ बैलेंस शीट बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इस यूनिट में। बहुत बेसिक सा बात है, बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। ये एक बैलेंस शीट है जिसमें एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है, तीसरा पार्टनर सी है। इसका कुछ न कुछ कैपिटल होगा, कुछ न कुछ बी का भी कैपिटल होगा, कुछ न कुछ सी का भी कैपिटल होगा। ये तीनों बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, तो इसका कुछ न कुछ जनरल रिजर्व था, मुझे नहीं पता क्या अमाउंट था, इसका भी मैंने अमाउंट नहीं लिखा है अभी। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व थे, स्पेसिफिक रिजर्व में नॉर्मली आपके सिलेबस में आईएफआर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है और WCR पढ़ना है। WCR बोले तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फिर एम्प्लॉय कंपेंसेशन रिजर्व, ये पढ़ना है। और कुछ लोन्स भी होंगे, लोन्स फर्म का, और कुछ न कुछ लायबिलिटी भी होगा, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स होंगे, सॉरी ये लोन्स है, फिर आपका क्रेडिटर्स है और कुछ भी अदर लायबिलिटी हम लोग लिख लेते हैं, मुझे नहीं पता लायबिलिटी अदर कौन सा है। इधर कुछ मशीन है वो लिख लीजिए, प्लांट है वो हम लोग लिख लेते हैं, इक्विपमेंट है वो लिख लिए, डेटर्स मान लो कुछ है वो लिख लिया, स्टॉक वो डन है, और आपका कैश, और एक हम इंटेंजिबल एसेट्स भी लिख लेते हैं, जो भी आपका इंफॉर्मेशन। ये आपको एक बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट दिख रहा है। अब कहता है फर्म चला आ रहा था कई दिनों से, तीनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अब फर्म को हमें बंद कर देना है, अब हमें बिजनेस नहीं चलाना। ये बैलेंस शीट दिख रहा है आपको। बैलेंस शीट में अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, इसका बेसिक सा एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसके बैलेंस शीट को जीरो कर देना है। जीरो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि अब बिजनेस क्लोज ही करना है, एक पूल ऑफ एसेट्स बनाते हैं, एक कॉमन अकाउंट जिसको आप कहते हैं, और या फिर आप पूल ऑफ एसेट्स कह सकते हैं। ये क्या है बताओ? पूल ऑफ एसेट्स। एक पूल ऑफ एसेट्स बनाते हैं, इसको आप दिवाली की तरफ मान सकते हैं कि मान लो अगर दिवाली के समय में घर पे साफ सफाई करना होता है, तो घर से क्या करते हैं, साफ सफाई करने के लिए क्या करते हैं, सारे एसेट्स को उठा करके, जितने भी आपके घर में रूम में सामान है, सारे सामान को उठा करके आंगन में रखते हैं। उसमें से जो सामान फिर से घर का पेंट करते हैं, जो सामान को फिर से यूज करना तो उसको फिर से घर में जाकर एलोकेट कर रखते हैं और बाद बाकी सामान को बेच देते हैं। तो डिसोल्यूशन मोर और लेस वैसा ही कुछ कहानी है। एक पूल ऑफ एसेट्स बनाया, जो पूल ऑफ एसेट्स, इसी का नाम आपने एक इमेजिनरी अकाउंट बनाया है जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा बताओ? इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ पूल ऑफ एसेट्स, पूल ऑफ अकाउंट। इसमें एक इमेजिनरी अकाउंट है, ये कोई रेगुलर अकाउंट नहीं है, ये हमने बनाया हुआ है इमेजिनरी,
और चूंकि ये इमेजिनरी अकाउंट है तो इसमें भी नेचर होना चाहिए। तो ये नेचर कौन सा दिखाता है? ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर इसमें है। कौन सा अकाउंट है बताओ? नॉमिनल अकाउंट। आपको पता होगा नॉमिनल अकाउंट सारे सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, सारे सारे इनकम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। कहते हैं ये जितने भी एसेट्स हैं, इन सारे एसेट्स को उठा करके हम लोग इस पूल में डालते हैं। देखो ये प्लांट आ गया, ये मशीनरी आ गया, ये इक्विपमेंट आ गया, ये डेटर्स आ गया, जितने भी एसेट्स हैं इस एसेट्स को आप उठा के इसमें डाल दिया। गोल गोल दिख रहा है आपको ये एसेट्स। ठीक है, फिर हम लोग ये जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, इन सारे लायबिलिटीज को उठा के इसमें डाल दिया। ये देखो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज को डाल दिए, एसेट्स को भी डाल दिए इस पूल ऑफ एसेट्स में। रियलाइजेशन अकाउंट्स को कहते हैं। अब आपका क्या प्रोसेस होगा? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? अब इन एसेट्स को कस्टमर को बेचेंगे, सॉरी आउटसाइडर को बेचेंगे, या फिर पार्टनर्स बोलेगा हमें ही दे दो, पार्टनर्स लेकर चला जाएगा। और इससे जो पैसे आएंगे, इस पैसे का यूज करके आप लायबिलिटी होल्डर का पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद कैपिटल का रिजर्व का ट्रीटमेंट करके यहां से बैलेंस शीट आपका जीरो हो जाता है। तो ये इसी के बेसिस पे आपको अकाउंट बनाना है और आपको बिजनेस को क्लोज करना है। तो एकदम बेसिक सा बात है, बिजनेस क्लोज करने के लिए आपको एक इमेजिनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि रियलाइजेशन अकाउंट होता है। और इस पूरे के पूरे रियलाइजेशन अकाउंटिंग आपको बिजनेस क्लोज करने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड पहले बेसिक जर्नल हमें सीखना होता है कि किनका हम लोग कैसे कैसे जर्नल करते हैं। यहाँ तक हो चुका है, नोट कर लो आप। चलिए आप हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाएंगे अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप 1, ट्रांसफर all fixed assets as well as intangible assets एग्जाम्पल में गुडविल। Transfer all fixed CTS assets as well as intangible assets and current assets other than cash, bank and fixed CTS assets to रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा कौन कौन से एसेट्स को आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। सारे फिक्स एसेट्स को ट्रांसफर करना है, मतलब प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, जितने भी फिक्स एसेट उन सारे फिक्स एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। साथ साथ इंटेंजिबल एसेट्स को भी ट्रांसफर करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स बोले तो
गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो तो उन सारे इंटेंजिबल एसेट्स को भी ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मली हमें गुडविल को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहेंगे गुडविल को राइट ऑफ कर देना, कुछ लोग कहेंगे कुछ लोग कुछ। सिंपल सी बात है, आपको गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मैंने अब बच्चे सोच रहे हो सर फिक्स एसेट लिखा है तो करंट एसेट्स का क्या करना है, तो करंट एसेट्स को भी ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। लेकिन करंट एसेट में कुछ एसेट जैसे कैश, बैंक, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। और किसी भी तरह का फिक्सिडियस एसेट्स बोले तो जैसे मान लो कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या फिर अक्यूमुलेटेड लॉसेस है पिछले कई दिनों का, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, इन सारी चीजों को आपको रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना है। आपको पता है जब एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बताओ क्या एंट्री पास होना चाहिए। कौन कौन से एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, सारे फिक्स एसेट्स को। एंट्री आपकी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू इक्विपमेंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। कुछ अमाउंट में लिख देते हैं, कुछ कुछ मुझे अमाउंट नहीं पता, बैलेंस शीट जब बनेगा तो देखा जाएगा। पहला स्टेप क्या है, सारे के सारे एसेट्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, नरेशन में क्या लिखेंगे, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पहला आपका स्टेप 1 हुआ। नोट में लिखा हुआ है कि सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है, करंट एसेट्स को भी ट्रांसफर करना है, सिर्फ बैंक और किसी भी तरह का फिक्सिडियस एसेट्स हो उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। स्टेप 2, ट्रांसफर ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे आउटसाइडर लायबिलिटी को आप रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। सिंपल सी बात है, लायबिलिटी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसको कैंसिल करेंगे तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर, आपकी एंट्री क्या होगी बताओ तो, इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अगर कुछ है अकाउंट डेबिट, पार्टनर स्पाउस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सारे आउटसाइडर लायबिलिटी को आप रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग liability transferred to
रियलाइजेशन अकाउंट। नोट इसमें कुछ कुछ बात रह गया है जिसमें आपको सीखना चाहिए। पहला नोट क्या है सर? नेवर ट्रांसफर पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट, it is paid separately. Never transfer partners loan to realization account, it is paid separately after all operations. सारे ऑपरेशंस के बाद, ठीक है। पार्टनर ट्रांसफर ये नेवर ट्रांसफर पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज पेड सेपरेटली आफ्टर ऑल ऑपरेशन। सारे ऑपरेशंस के बाद आप क्या करेंगे? पार्टनर्स के लोन का डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। यहाँ तक कहीं कोई इश्यू है? शिवम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सामने में बैठ के मतलब कंटिन्यूस बैक टू बैक क्लासेस करवा रहे हैं। बड़ी मेहनत है और बहुत सारा ब्लेसिंग है सर के लिए भी कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बने, बहुत बेहतर करें। हम लोग का बस सपोर्ट है ताकि एक बेहतर हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर बन पाए। मुझे आता नहीं बेटा वीडियोस बनाने के लिए, तो जैसा ही बनेगा खुशी खुशी इसको देख लेना। धीरे धीरे हम भी आपके साथ इंप्रूव करेंगे कैसे वीडियोस बेहतर बननी चाहिए। खैर, पहला बात आपको समझ में आ गया। सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे, सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। बट ध्यान रहे किन किन चीजों को ट्रांसफर नहीं करना। तो एसेट्स पार्टनर्स के लोन ट्रांसफर नहीं करेंगे, बट उसके स्पाउस का लोन जरूर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। उसके स्पाउस का लोन हम जरूर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स का लोन ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। नोट, स्पेसिफिक रिजर्व such as specific reserve such as IFR may transfer to realization account or may be distributed among पार्टनर्स। स्पेसिफिक रिजर्व या तो आप पार्टनर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दे या फिर उसको आप सेपरेटली भी या तो उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। स्टेप 3 पे आ जाएंगे। स्टेप 3 में आप एसेट्स रियलाइज करेंगे। एसेट रियलाइज का मतलब क्या होता है? सोल्ड करेंगे, बेच देंगे एसेट्स को। जब एसेट्स को बेचेंगे आपके पास क्या होगा? कैश कहिए या फिर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो कैश और बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और साथ में क्या क्रेडिट करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बताइए तो? बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। इसमें भी एक नोट है। नोट क्या है बताओ? कभी कभी ना कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करेगा एसेट को बेचा गया कि नहीं बेचा गया। पॉसिबल है एसेट्स का बुक वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। उस केस में इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? याद रखिएगा, अगर एसेट्स का कोई रियलाइज्ड वैल्यू दे दिया है तो उसको उसी वैल्यू पे हम लोग रियलाइज करेंगे। बट अगर एसेट्स का कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया गया है तो उसे हम लोग रियलाइज करेंगे उसके बुक वैल्यू पे। बट ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूं यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स का, इनटेंजिबल एसेट्स का नहीं। मतलब अगर टेंजिबल एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है, ओके। अगर इनटेंजिबल एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया गया है उस केस में
उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, और इंटेंजिबल एसेट्स का अगर रियलाइज वैल्यू नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग जीरो पे रियलाइज करेंगे, मतलब उसका रियलाइजेशन नहीं होगा, उसके हम लोग नहीं सोल्ड ऑफ कर पाएंगे। क्लियर ना? तो नोट लिख लेंगे आप, इफ realized value of fixed tangible assets is not given, then it is assumed that it is realized at book value and intangible assets remain unsold। पक्का ना? क्या सर आपको समझ में आ गया? मतलब अगर एसेट्स का रियलाइज वैल्यू दिया गया है तो उसको हम लोग बुक वैल्यू रियलाइज वैल्यू पे बेच देंगे, अगर एसेट्स का रियलाइज वैल्यू नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग बुक वैल्यू बेचेंगे। बट कौन से एसेट्स का? सिर्फ टेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स अनसोल्ड हो जाएगा, उसको बेचने की जरूरत नहीं। फिर आगे देखेंगे। फिर ये कौन सा स्टेप था? स्टेप 3। स्टेप 4 पे आ जाएंगे। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश जाएगा। तो उस केस में आप एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज पे ऑफ। सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, मैं यहां बात कर रहा हूं कौन से लायबिलिटीज का? तो आउटसाइडर लायबिलिटीज का, जिसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इसमें भी नोट है, इफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल it is sold at sorry it is paid off at book value। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो माना जाएगा उसको कौन सा वैल्यू पे ऑफ करते हैं? बुक वैल्यू पे पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना? स्टेप 5 यहां तक होने के बाद पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। किसी तरह का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, खर्च है इन प्रोसेस में, तो उसके लिए हमें फर्म पेमेंट करता है। तो फर्म क्या एंट्री पास करेगा? रियलाइज जितना भी तरह का काम होगा वो सारा का सारा काम रियलाइजेशन अकाउंट से ही होगा। क्योंकि अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नहीं, तो हम लोग सारा ऑपरेशन किन से करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका ये वाली बात होगी। पक्का ना? बीइंग क्या लिखेंगे बताओ? बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ। एक क्वेश्चन आपको करवाने के बाद ना, आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तब मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड 5 और एंट्री होते हैं और उसके लिए अलग से कंसेप्ट है, तो वो हम लोग क्वेश्चन करने के बाद सीखेंगे कि कैसे कब कहाँ क्या करना होता है। पक्का? अब क्या है, कोई पार्टनर बोलते हैं हम एसेट्स को ले जाते हैं और बदले में लायबिलिटी को भी ले जाएंगे। मतलब एसेट्स को वो क्या कर लेते हैं? टेक ओवर कर लेते हैं। भैया फ्री में तो एसेट्स आते ही नहीं है। अगर कोई पार्टनर अपने मन से किसी भी तरह का कोई एसेट्स को लेके चला जाता है तो वो अमाउंट का एडजस्टमेंट जो होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से होगा। सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रिमोट है, इसे ना शिवम सर लेके चले जाते हैं। अब ऐसे तो है नहीं, फ्री में देंगे नहीं, तो क्या करेंगे? शिवम सर का जो कैपिटल बैलेंस होगा वो कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। आप सिंपल एंट्री क्या पास करेंगे बताओ?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पक्का? नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई इंसान बहुत दानी होता है, बोलता है कि काम करो, हम अपने लायबिलिटी का भी टेक ओवर कर लेता है, हमारे लायबिलिटी का। वो अगर वो लायबिलिटी का टेक ओवर कर लिया, उस केस में आप एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है मतलब एसेट्स है नहीं लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचना है, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड करना है, बेच देना है। अगर आप अनरिकॉर्डेड एसेट बेचेंगे, उस केस में भी आपके पास क्या आएगा? कैश या फिर बैंक बैलेंस आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपको एंट्री पास करना है। यहां तक समझ में आ चुका है आपको? एसेट्स टेकन ओवर का, लायबिलिटीज टेकन ओवर का, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको बेच दिया, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये भी मैं लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ, इसका हमने पेमेंट कर दिया। जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, इस केस में आप एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन सारे प्रोसेस को अगर कुछ रहता है तो हम लोग कर लेंगे, अदरवाइज नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। रियलाइजेशन प्रॉफिट ये कैसे कैलकुलेट होगा सर? सारे क्रेडिट वाले को जोड़ेंगे, सारे रियलाइजेशन डेबिट वाले को जोड़ेंगे। अगर रियलाइजेशन क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट तो डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर रियलाइजेशन क्रेडिट इज लेसर देन रियलाइजेशन डेबिट तो डिफरेंस क्या होगा? लॉस होगा। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये किसका होगा? तो पार्टनर का होगा। क्लियर ना? तो अगर मान लो रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या पास होगी? आप ही बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, मैं अलग अलग नाम लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, उस डिफरेंस अमाउंट को आपको क्या करना होगा? पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा पार्टनर्स के बीच में। पक्का? अगर किसी भी तरह का रियलाइजेशन लॉस होगा, क्या होगा बताओ? रियलाइजेशन लॉस होगा, मतलब डेबिट वाला क्रेडिट वाले से ज्यादा होगा, तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक आपका थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। सर हो गया क्या? ये तो बहुत सारा एंट्री हो गया हमारा। हेलो हेलो बच्चों, PWCA वाले ने बिल्कुल आ गया। कोई दिक्कत? यह समझ में आ चुका है ना? चाहे ये प्रॉफिट हो चाहे ये लॉस हो, ये पूरा हमने जितना भी एसेट से रिलेटेड चीजें था उस पे पूरा का पूरा इफेक्ट किस पे आ गया? पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस पे। क्या बैलेंस शीट जीरो हो गया यहां से? नहीं सर, अभी और भी कुछ रह गया है। अब क्या क्या रह गया है सर? ये जो आपका बैलेंस शीट था, इसमें कैपिटल रह गया है, इसमें रिजर्व रह गया है, इसमें पार्टनर्स का
लोन रह गया है और इधर रह गया है आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इतना चीज अभी भी रह गया है। अब बताओ इनकी ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन सारे चीजों में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पार्टनर्स का लोन का पेमेंट करना होगा। पार्टनर्स लोन पेड। चूंकि पार्टनर्स के लोन का आपने रियलाइजेशन फंड ट्रांसफर नहीं किया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कोई मान लो कि 3,000 का लोन है, बदले मैंने 2500 रुपए दिया हुआ है, तो 500 रुपए का फर्म का प्रॉफिट। अगर 3,000 का लोन है, बदले में फर्म ने 3500 रुपए दिया है, तो 500 रुपए फर्म का लॉस। प्रॉफिट का लॉस का इफेक्ट चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और वो रियलाइजेशन से पार्टनर कैपिटल गेन का इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको उतना परेशान होना अभी नहीं है फिलहाल के लिए। नॉर्मली आपको देखना है कि सर पार्टनर्स का लोन बचा हुआ है, पार्टनर्स का लोन क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसका आप पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, और कैश हमारा आउटफ्लो होगा, इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। हमारा रिक्वायर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक बच्चे पूछते हैं, सर बी का जो वाइफ का लोन में रह गया था, बी के वाइफ का जो लोन रह गया था, अरे नालायक, बी का जो वाइफ का लोन रह गया था ना, उस लोन का को हमने रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। बी हमारा पार्टनर है, बी की वाइफ हमारी पार्टनर नहीं है। ठीक है ना शिवम सर, बी हमारा पार्टनर है, बी की वाइफ हमारी पार्टनर नहीं है। तो अगर बी की वाइफ अगर फर्म में लोन दे रखी होगी, तो उसे हम लोग आउटसाइडर लोन की तरह ट्रीट करेंगे, और उसे भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। अब पार्टनर्स का लोन का हो गया। अब किसी भी तरह का रिजर्व बचा हुआ है, इस रिजर्व का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे बताओ, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रिजर्व होगा, चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व बच गया हो या फिर जनरल रिजर्व बच गया हो, उस रिजर्व को आपको पार्टनर्स के बीच में क्या कर देना होगा, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। किसी तरह का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये हमने यहां तक लिख दिया। अब इन सारी चीजों के काम के बाद अब लास्ट ऑप्शन बचता क्या है, इस पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस का पेमेंट कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करके। और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करके पार्टनर्स कैपिटल का जब पेमेंट करेंगे, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे बताओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे। और इसके साथ ही फॉर्म हमेशा के लिए क्लोज हो गया। ये पार्टनर ए प्लस दूसरा पार्टनर बी और तीसरा पार्टनर सी एक दूसरे को क्या बोल रहा है, बाय बाय, अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो इसके आगे ये लगा देता है गुड बाय। फर्म यहां से क्लोज हो गया। अब इस दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पार्टनरशिप से रिलेटेड। सर हाँ बोलो ना, हमें एक क्वेश्चन करवा दीजिए, तब हम लोग बेहतर समझेंगे। सब सारा कुछ एक ही दिन करोगे। एक काम करो, जो मैंने एंट्री लिखाया हुआ है उन सारे एंट्री को एक बार अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, ताकि कल जब मैं आऊंगा आपको समझाऊंगा तो एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से पहले आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप सोचेंगे सर पहले हमें अकाउंट बनाने सिखा दीजिए, नहीं, पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन कम से कम जर्नल बनाने सिखाऊंगा। जर्नल से क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करने सीख लेंगे, इसको बाय बाय बोलने सीख लेंगे, उसके बाद ही आपको मैं अकाउंट बनाने सिखाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, नाइस डे।